हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज इस सीरीज में जिसमें कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हायरार्की के बारे में, टेबल पर हायरार्की के बारे में। बेसिकली टेबल पर हायरार्की कुछ है नहीं, एंटिटी का जो हम डेरिवेशन करते हैं, डिराइव करते हैं एक एंटिटी को एक कॉमन एंटिटी से, उसकी बात हम करेंगे। जैसे अगर आप एक जेनरिक एंटिटी की बात करो, जिसे हम कहते हैं व्हीकल, तो वो एक जेनरिक एंटिटी हो गई। व्हीकल की कुछ प्रॉपर्टीज जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो सभी व्हीकल्स में होंगी, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों चाहे वो 3 व्हीलर्स हों। जैसे पेट्रोल लेगी या डीजल लेगी, ठीक है, तो वो चीज हर एक में होगी। उसके अलावा उसका कुछ नाम होगा, कंपनी का नाम होगा। जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो एक बेस क्लास में चली जाती हैं, आपने देखा होगा बेस एंटिटी में रहती हैं। उसके अलावा जो दूसरी क्लासेस होती हैं जो उससे डेराइव होती हैं, जैसे कि आपकी 2 व्हीलर हो गई और 4 व्हीलर हो गई, या ट्राइसिकल्स हो गई, ठीक है, ट्राई व्हीलर्स हो गए, जो 3 पहिए वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनकी बात हो गई, तो वो सब उससे डेराइव हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हम देखेंगे कि किस तरीके से एक टेबल के अंदर ही जब हम इस तरीके से एक जेनरिक एंटिटी बनाते हैं, तो किस तरीके से उस जेनरिक एंटिटी को अलग अलग एंटिटीज में हम तोड़ सकते हैं और कैसे उसको अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, एक एंटिटी सेट बनाते हैं जिसका नाम है फैकल्टी, ठीक है। मैं एक ऐसी फैकल्टी नाम की टेबल बनाने जा रहा हूं जिसमें फैकल्टी की आईडी होगी, फैकल्टी का नेम होगा, फैकल्टी का डिपार्टमेंट होगा और उसकी सैलरी कितनी है वो स्टोर की जाएगी। अब हमारे यहाँ जो फैकल्टीज होती हैं वो 2 तरीके की हो सकती हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पे फैकल्टी जो आती है वो हो सकती है, और दूसरी फैकल्टी वो हो सकती है जो परमानेंट फैकल्टी है, ठीक है। तो जो परमानेंट फैकल्टी है उसके लिए आवरली सैलरी या कितने आवर्स वर्कड है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके लिए मतलब है सैलरी का, जो कि फ्लोट में दी हुई है, फ्लोट डेटा टाइप है, इसका यूज किया हुआ है। तो फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया मैंने सैलरी के लिए, आवरली सैलरी के लिए वही यूज किया है। तो जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय होंगे उनके लिए आवरली सैलरी और आवर्स वर्कड इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। इंपॉर्टेंस रह जाता है तो सिर्फ सैलरी का, उसके लिए जो एनुअली उसको जो पैकेज मिलता है उसका, ठीक है। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टीज होंगी, उनकी आवरली सैलरी और उनके आवर्स वर्कड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक फ्लैग लगा रखा है, एम्प्लॉयमेंट टाइप, इसको मैं 2 कैरेक्टर्स का कर देता हूँ, ओनली 2 कैरेक्टर्स, बिकॉज मैं इसमें P या C से रिप्रेजेंट करूंगा इसको। P मीन्स परमानेंट और C मीन्स कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, ठीक है। तो आइए इस टेबल को क्रिएट करते हैं। ये टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ न्यू टेस्ट DB जो डेटाबेस है इसके अंदर। तो आइए सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूज न्यू टेस्ट DB, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके दोनों को ही कर लेता हूँ, दोनों ही क्वेरीज को सिलेक्ट कर लिया और टेबल बन गई। अब आप यहाँ पर अगर आप आते हो और यहाँ पर आकर के आप अगर देखते हो तो आप टेबल देख पाओगे, वो नई टेबल आपको बनी हुई दिखेगी। यहाँ पे कॉलम्स आपको दिखेंगे, फैकल्टी आईडी है, फैकल्टी नेम है, डिपार्टमेंट, सैलरी, आवरली सैलरी, आवर्स वर्कड, एम्प्लॉयमेंट टाइप, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप ही एक ऐसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी जिसके बेसिस पे हम 2 पर्टिकुलर एंटिटीज को अलग कर पाएंगे। बेसिकली ये जो टेबल बनी है वो एक जेनरिक टेबल बन गई है जिसमें 2 तरह की फैकल्टीज हो गई। एक फैकल्टी कौन हो गई जो कि परमानेंट फैकल्टी है, और दूसरी फैकल्टी कौन सी हो गई जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, फैकल्टी का डेरिवेटिव है। फैकल्टी है वो एक जेनरिक टर्म हो गई, परमानेंट, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टीज हैं, वो क्या हो गई, उसके डिराइव्ड क्लासेस हो गई, उसकी डिराइव्ड एंटिटीज हो गई, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, टाइप टेबल पर हायरार्की जिसको हम कहते हैं वो है क्या, बेसिकली वो क्या है, जनरलाइजेशन, सॉरी स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक जेनरिक एंटिटी है, उससे हम डिराइव करते हैं कि स्पेसिफिक एंटिटी की बात करते हैं। व्हीकल एक जनरलाइजेशन है, जनरलाइज टर्म है। जब हम बात करते हैं 2 व्हीलर की, कार की, तो क्या हो गया, वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ व्हीकल हो गया। यहाँ पर भी वही हम कर रहे हैं, फैकल्टी एक जेनरिक टर्म है। जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी की, या फिर जब हम बात करते हैं जो परमानेंट फैकल्टी है उसकी, तो वो क्या हो गए, वो स्पेशलाइजेशन हो गई, वो स्पेशल टाइप हो गया फैकल्टी का, ठीक है। ये टेबल बन चुकी है। अब इसके अंदर हम डेटा डाल देते हैं। मैंने 3 रिकॉर्ड्स ऐसे डाले हैं जो कि परमानेंट हैं, उनकी एनुअल सैलरी लिखी हुई है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, और इनमें आवरली सैलरी और आवरली वर्क्स को मैंने नल किया हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट टाइप को परमानेंट कर दिया, यानी P कर दिया है। तो एक ही कैरेक्टर से मैंने इसको डिस्प्ले करा दिया है। और उसके बाद मैंने 4 रिकॉर्ड्स और ऐड किए हैं जिसमें कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो उसकी जो ईयरली सैलरी है, एनुअल सैलरी है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वो नल है।
बाकी आवरली सैलरी उसकी किसी की 1000 है, किसी की 1400 है, किसी की 2000 है, ठीक है। और वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, और कितने घंटे उन्होंने काम किया पूरे महीने में या साल भर में, 45 घंटे, 56 घंटे, उनके हिसाब से इनको पेमेंट की जानी होती है। तो इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कैसा रिकॉर्ड आया। ये आ गया हमारे पास रिकॉर्ड, आप देख सकते हो सैलरी परमानेंट एम्प्लॉय की, पी जिससे जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं उससे हम क्या कह रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय कह रहे हैं, और उनकी सैलरी यहाँ पे दी हुई है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनकी नहीं दी हुई है। यहाँ पे मैं नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सबके नाम विकास ही हैं जो कि गलत है। तो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम फैकल्टी कर देता हूँ, जितने भी सारे रिकॉर्ड्स एक बार डिलीट करके सबके नाम चेंज करके मैं डाल दूंगा। यहाँ पे मैं इसको राजेश कर देता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पे पंकज आ गया, फिर नीचे आ गया अभिषेक, फिर उसके बाद आता है मनोज, उसके बाद आता है किशोर, उसके बाद आता है रमनीक। ठीक, तो ये एम्प्लॉयज हो गए हमारे, और इनको हमने डिटेल्स इनकी ऐड कर दी। एक बार जरा देख लेते हैं कैसे लग रहे हैं ये। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। मैं ये प्रोग्राम बनाऊंगा यूजिंग स्कीमा फर्स्ट, इसलिए मैंने टेबल पहले बना दी है। स्कीमा हमारे पास अवेलेबल है, और अब हम स्कीमा का यूज करके इस टेबल की हायरार्की को चेंज करेंगे, इस टेबल की हायरार्की डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहां पर आते हैं टेबल, या फिर इसका नाम लिख देते हैं स्पेशलाइजेशन डेमो। ठीक है, स्पेशलाइजेशन डेमो है, और एम्प्टी हमेशा की तरह एम्प्टी क्रिएट कर लीजिए इसको। आई होप कि आपको अब बहुत आसान लगता होगा इसको बार बार बनाना देखना, क्योंकि इतनी बार आपने इसको देख लिया है। सो इट्स वेरी मच इजी कि आप क्या करना चाहते हो इसके साथ। और अब हम आगे देखते हैं। स्पेशलाइजेशन डेमो में यहाँ पर हम ऐड करते हैं न्यू आइटम, डेटा ADO.NET डेटा मॉडल, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसका नाम फैकल्टी एंटिटी डेमो, फैकल्टी एंटिटी डेमो इसका नाम रख दिया। और यहाँ पर हमने EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, ये स्कीमा फर्स्ट के केस में हम सिलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर आए, हमने फिर से वही काम किए, डॉट यानी कि करेंट सर्वर, और यहाँ पे हमने डेटाबेस सिलेक्ट किया जिसका नाम है न्यू टेस्ट DB। टेस्ट कनेक्शन किया, कनेक्शन सक्सेसफुल रहा। ओके करके बाहर आए, और यहाँ पर आपका नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन इस नाम को हम चेंज करते हैं, कुछ और रख देते हैं, फैकल्टी DB कॉन्टेक्स्ट। इसका नाम हमने रख दिया फैकल्टी DB कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0 यूज कर रहा हूं मैं। देन नेक्स्ट करते हैं, और अब यहाँ पर आपको वो सारी टेबल्स दिख जाएंगी जो हैं। सो फैकल्टी आपको डिस्प्ले हो गई। इसका नाम आप चाहो तो बदल दो, ना चाहो तो मत बदलो। ठीक है, मैं नहीं बदल रहा। फिनिश कर दिया, और अब हमारे सामने वो जो एंटिटी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेता है मेरा सिस्टम, और ये कोसते ही बन गई यहाँ पर एंटिटी। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जेनरिक जो एंटिटी है फैकल्टी, इसको हमें दो एंटिटीज में तोड़ना है। कौन कौन सी एंटिटी है? एक तो आप यहाँ पर आइए, ऐड न्यू कीजिए। एक एंटिटी का नाम है कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी, और इसका बेस टाइप क्या होगा? फैकल्टी। बाकी सारी चीजें अपने आप सेट हो गई। अब यहाँ पर जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी है उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें होंगी? आवरली सैलरी और आवरली जो उसका वर्क है, वो दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। तो इसको यहाँ से उठाया, कट किया, और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दिया। सिंपल है, कट किया यहाँ से, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब एक और हमें बनानी है एंटिटी, उसका नाम क्या होगा? परमानेंट फैकल्टी।
इसको भी हमने डिराइव किया किससे, फैकल्टी से। और यहाँ पर आ गई है परमानेंट फैकल्टी। इसको थोड़ा सा बीच में लाते हैं और थोड़ा सुंदर सा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और थोड़ा नीचे लाते हैं सो दैट ये, हाँ अब ये सही हो गया, ठीक है, थोड़ा सा सुंदर लग रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आपने देखा फैकल्टी में आपके पास क्या है, परमानेंट एम्प्लॉय के लिए जो कॉलम है जो उसको डिस्टिंग्विश करेगा, जो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है, वो है सैलरी, ठीक है। ये सैलरी यहाँ से हम करते हैं कट और यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ठीक है, कट पेस्ट कर दिया, जैसे इसके लिए किया था वैसे इसके लिए कर दिया। अब हमारा मैक्सिमम काम हो चुका है, अब सिर्फ कोड लिखना बाकी है, बट उससे पहले हमें इसको वैलिडेट करना होगा। ये जो हमने बनाया है इसको वैलिडेट करना होगा और उसे कंपाइल करना होगा, बिकॉज अभी हमने इस फैकल्टी टेबल को तोड़ करके दो अलग टेबल्स में एक तरीके से दो अलग एंटिटीज में एक तरीके से तोड़ दिया है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों एंटिटीज के बीच में पेरेंट एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है और ये एंटिटीज किस तरीके से पेरेंट एंटिटी से जुड़ी होंगी, ताकि उसके बेस पे ये क्वेरी फायर कर सके डेटाबेस में और वहां से रिकॉर्ड ला सके, वो चेंजेस करने होंगे। इसके लिए हमें वैलिडेट करना होगा। तो लेट्स गो टू वैलिडेट। यहाँ पर दो एरर्स आएंगी, एंटिटी टाइप कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी इज नॉट मैप्ड। तो इससे पहले कि हम इसको आगे करें, हमें इसको मैप करना होगा। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर मैपिंग डिटेल्स में आइए, ठीक है, और ये कहता है सिलेक्ट एन एंटिटी और एसोसिएशन ऑन द एंटिटी डिजाइनर और मॉडल ब्राउजर टू एडिट इट्स मैपिंग। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कौन सी करते हैं, परमानेंट फैकल्टी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप नीचे देखो ये पूछ रहा है ऐड अ टेबल और व्यू नेम। आप यहाँ पर आइए, फैकल्टी नाम आपके सामने आ जाएगा क्योंकि आपने पहले ही इसको मैप कर रखा है। अब यहाँ पर आप आइए और कंडीशन ये कहता है कि ऐड अ कंडीशन, आप कोई कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो कंडीशन हम क्या ऐड करेंगे, व्हेन एम्प्लॉयमेंट टाइप इज, यहाँ पर आ गया व्हेन एम्प्लॉयमेंट टाइप इज क्या, हम बात कर रहे हैं परमानेंट एम्प्लॉय की, तो वी विल टाइप इट पी। तो पी के बेसिस पे ही ये क्या होगा, डिस्टिंग्विश होगा, इसलिए हम यहाँ पर पी देंगे। अब हम आते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय पे। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए भी यहाँ पर फैकल्टी पे आते हैं और यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होगा उसका, सी, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जो है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी है उसके लिए हमने क्या फ्लैग डाला है, उसके लिए फ्लैग डाला है सी एम्प्लॉयमेंट टाइप में। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप इज सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। और जो कुछ वेयर क्लॉज में होता है वो चीज हमें क्या करनी होती है, वो क्वेरी में जाएगी वेयर क्लॉज में। जब आप इसको चलाओगे ना तो क्वेरी में जाएगी वेयर क्लॉज में कि वेयर एम्प्लॉयमेंट टाइप इज दिस, जब इनके लिए वो रिकॉर्ड्स लेके आएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, जो कुछ भी वेयर क्लॉज में है उसको पेरेंट एंटिटी से उठा करके डिलीट कर देना होता है। सो जस्ट रिमूव इट। अगर आप इसे नहीं करोगे तो एरर आएगी। अब इसको जरा बिल्ड करके देखते हैं अभी तक का जो भी है। यू नीड टू बियर विथ मी क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो है मेरा सिस्टम। अब देखते हैं ये बिल्ड हो पाता है कि नहीं, या कोई और इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सक्सीडेड हो गया, मुबारक हो। तो अब हमारा काम मैक्सिमम हो चुका है, अब सिर्फ हमें कोड लिखना है। कोड हम ऐसा लिखेंगे कि हम एक रेडियो बटन इंक्लूड करेंगे और उस रेडियो बटन के सिलेक्शन के बेसिस पे हम फैकल्टी की कंप्लीट डिटेल, हर फैकल्टी की डिटेल, परमानेंट फैकल्टी की डिटेल और कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी की डिटेल इस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको। यहाँ पे आप आइए, राइट क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए न्यू आइटम और यहाँ पर क्लिक कीजिए वेब फॉर्म, एंड इसका नाम मैं चेंज नहीं करूंगा, वेब फॉर्म 1.aspx ही रहने दिया। और यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए ब्रेक पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक रेडियो बटन या रेडियो बटन लिस्ट जो भी चाहिए आप ऐड कर सकते हो, रेडियो बटन लिस्ट ही ऐड कर देता हूँ। तो इसका नाम है रेडियो बटन लिस्ट 1 और यहाँ पर हम आते हैं नीचे, इसके अंदर हम 3 रेडियो बटन्स ऐड करेंगे, ठीक है। पहला रेडियो बटन क्या होगा, ASP लिस्ट आइटम, यहाँ पर होगा टेक्स्ट इज इक्वल टू शो ऑल, वैल्यू इज इक्वल टू ऑल। और अगला आइटम हम देखते हैं ASP लिस्ट आइटम टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट
शो कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी, और इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू, और वैल्यू में हम देंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं नीचे और यहाँ पे लिखते हैं एसपी लिस्ट आइटम टेक्स्ट इज इक्वल टू शो परमानेंट फैकल्टी। जो फैकल्टी है परमानेंट है उनको शो करना है। वैल्यू इज इक्वल टू परमानेंट। ठीक है, हो गया काम हमारा। ओके, अब इसके अलावा हमें क्या करना है, अब जहां पर हमें डेटा शो करना है वो भी तो ऐड कर दें, यानी कि ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू में आते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं ग्रिड व्यू। और यहाँ ग्रिड व्यू ऐड करने के बाद हम इसमें लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखते हैं, बेसिकली हमें सिर्फ कोड लिखना है और कुछ इसमें नहीं लिखना है। सो हम मूव करते हैं डिज़ाइन मोड से, डबल क्लिक करके सीधे ही पेज लोड इवेंट पे आ गए। लेकिन हमें पेज लोड इवेंट से ज़्यादा काम नहीं है, हमारा काम है इससे। तो यहाँ पे हम आते हैं और सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ठीक है, तो ये इवेंट फायर होगी जब हम सिलेक्टेड इंडेक्स हमारा चेंज होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो एंटिटी का नाम है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है, वो एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, फैकल्टी डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से बनाया था। ये रही कनेक्शन स्ट्रिंग में, आप देखा करो क्या नाम है, और उसी नाम से हमारे यहाँ क्लास बनी होती है। जो कनेक्शन स्ट्रिंग का आइडेंटिफायर होता है उसी के नाम से हमारे यहाँ क्लास बनी होती है और उसी का ऑब्जेक्ट हमें बनाना होता है। तो हम यहाँ चलते हैं सीधे, और यहाँ पे हम जरा फैकल्टी डीबी कॉन्टेक्स्ट एफ फैकल्टी डीबी कॉन्टेक्स्ट यही लिख देते हैं, न्यू फैकल्टी डीबी कॉन्टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद हम करते हैं स्विच, और यहाँ पे देते हैं, क्या देते हैं, रेडियो बटन लिस्ट 1। ये जो लिस्ट 1 है, इसमें जो सिलेक्टेड वैल्यू है, वो वैल्यू क्या सिलेक्ट हुई है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। सो यहाँ पर हम देते हैं केस, और वैल्यू क्या होगी, ऑल हो सकती है। ठीक है, तीनों केस पहले मैं लिख देता हूँ। ऑल हो सकती है, उसके अलावा वैल्यू हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट, यही तीन तो वैल्यूज दी थी, ऑल, कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं केस PERMANENT, और यहाँ पे आते हैं ब्रेक। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। ये ऑल, कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ से ही लिया हुआ है। ये जो आप देख रहे थे, इसके सोर्स में अगर आप जाओ तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है ना, वो वैल्यूज को आपको पकड़ना है। ऑल टेक्स्ट को नहीं पकड़ना है, वैल्यू को पकड़िए। अब हम आते हैं यहाँ पे, और ऑल के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें सब दिखाने हैं तो हमें क्या करना है, हमें देना है ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू फैकल्टी डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट फैकल्टीज के नाम से, इसमें जिस नाम से आपने टेबल बनाई है ना, उसका प्लूरल फॉर्म ले लो। उसी के प्लूरल फॉर्म से यहाँ पे पूरी लिस्ट, वो डेटाबेस से निकाल के जो लिस्ट लाएगा ना, उसको उसी लिस्ट में ये मेंटेन रखता है। ठीक है, उसी डीबी सेट में मेंटेन रखता है, और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना होता है, टू लिस्ट। आपको इसे लिस्ट में ही कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद नीचे क्या करोगे, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। बस आपका काम इसके लिए हो गया, फुल सोर्स के लिए। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू फैकल्टी डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट फैकल्टीज डॉट ऑफ टाइप। अब आपको यहाँ पे टाइप देना पड़ेगा, किस तरह का, यहाँ पे टाइप का नाम दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी आपने बनाई थी, ये रही कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी, आपने नाम दिया था उसका। अब यहाँ पे आइए, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड में चलते हैं। ये अननेम्ड ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद क्या होगा, टू लिस्ट।
ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको ये ऑफ टाइप याद रखना है। अब आते हैं परमानेंट में, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया, ब्रेक से पहले मुझे डेटा बाइंड भी करना है, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है फैकल्टी डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट फैकल्टीज डॉट ऑफ टाइप, और यहाँ पर आपने दे दिया परमानेंट फैकल्टी। ये आपका एक टाइप था, परमानेंट फैकल्टी टाइप बनाया था आपने, इसको बंद किया और यहाँ पे कन्वर्ट किया टू लिस्ट में, एंड देन इट्स डन। आप यहाँ पर भी आइए और यहाँ पर भी आप ग्रिड व्यू को डेटा बाइंड अप कर दो, डेटा बाइंड। ठीक है, ये काम हो गया, डेटा बाइंडिंग हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसे चला के देखते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड रखे हुए हैं, आपने देखा ही था रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, और अब हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, शो ऑल, शो कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी, शो परमानेंट फैकल्टी। आप यहाँ पे जिसको करेंगे उसको यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए था, बट ये नहीं कर रहा। उसका रीजन ये है कि हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, इसे याद रखिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है इसमें और समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि मैंने जो ये रेडियो बटन लिस्ट ऐड की है, इस रेडियो बटन लिस्ट को अगर आप देखो तो इसमें एक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम होता है ऑटो पोस्ट बैक। ये फॉल्स है, इसको आप ट्रू कर दो। ठीक है, इसको आपने ट्रू कर दिया। उसके अलावा एक चीज और करनी है, हालांकि वो उसका इससे बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। आप एक बार इसके EDMX जो आपका ये डिजाइन है इस पे वापस आओ। यहाँ पे ये जो एंटिटी है इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा, सो दैट कोई इसका ऑब्जेक्ट ना बना सके। इसको ट्रू कर दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ये हम दोबारा कंपाइल करते हैं, बिल्ड करते हैं। अब ये भाई साहब अटक की गई, ये नीले रंग की जो ब्लू रिंग आ रही है ये चली ही जा रही है। ठीक है, देख गई तो भगवान की दया से रीबिल्ड कर दिया, एंड लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। वेब फॉर्म पे ही क्लिक कर दीजिए सो दैट वेब फॉर्म ही सीधा खुले। और अब यहाँ पर हम शो ऑल करते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ गए, जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे आ गए। विकास, राजेश, पंकज, अभिषेक, मनोज, किशोर, रमनीक, यही रिकॉर्ड्स हमने ऐड किए थे और यही सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए। अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय देखना चाहें कि कौन से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे थोड़ी गिनती कम हो जाएगी। 4 लोग हैं कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, इनकी आवरली जो कितने आवर्स काम किए इन्होंने, आवरली सैलरी इनकी कितनी है, इनकी जो आईडी है वो कितनी है, ये सब आ गई। अगर हमें परमानेंट देखने हैं तो 3 रिकॉर्ड्स आएंगे, सैलरी आ गई, उनकी आईडी आ गई, नाम आ गया और किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उनसे आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फिल्टरिंग कर सकते हो। और एक चीज और है, अगर आप ये देखना चाहो, हमने तो यहाँ पर इन एंटिटीज को सीधे कोड के थ्रू जो है मैनेज कर लिया है, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ करता है। डेटाबेस से डेटा लाने के लिए हमारा कोड जो है बिहाइंड द सीन बहुत कुछ करता है। जैसे आपने यहाँ पर दिए हुए हैं टाइप ऑफ, और ये टू लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे ये क्वेरी बिहाइंड द सीन बनाता है। तो हमें जो क्वेरी लिखने की टेंशन होती थी पहले, एंटिटी फ्रेमवर्क जब नहीं हुआ करता था, कि किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से लेकर आएंगे 2 टेबल से, कैसे सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे, क्या करेंगे, वो माथापच्ची ये जो एंटिटी फ्रेमवर्क है उसने खत्म कर दिए। आइए देखते हैं, आज एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है और वो क्वेरी कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है जब हम इसको चलाते हैं।
तो यहाँ पर आइए टूल्स में SQL सर्वर प्रोफाइलर आप ओपन कर लीजिए और इस प्रोफाइलर को कनेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ट्रेस नेम ये पूछ रहा है, आप इसको कुछ भी दे दीजिए, मैंने कुछ भी दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो कुछ भी इसने चलाया है कनेक्शन को लेकर के वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किया है। अब ये स्टार्टेड भी है, अगर इसको रोकना है तो ऐसे रोका जाता है, स्टार्ट करना है तो ऐसे स्टार्ट किया जाता है। ये दोबारा स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे जो हरे और लाल रंग के बटन लगे हैं इसी से स्टार्ट और स्टॉप किया जाता है। अब जब हम वहां से अपना एप्लीकेशन रन करेंगे तो इस डेटाबेस सर्वर पे जितनी भी क्वेरीज जिस डेटाबेस टेबल पे जहां भी जा रही होंगी वो सारे के सारे मुझे यहाँ दिखेंगे और यहाँ मुझे वो सारी चीजें दिखाई देंगी कि कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। तो आइए देखते हैं एक बार इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके। सबसे पहले हम देखेंगे ऑल, कि जब हम ऑल करते हैं तो कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और किस क्वेरी के थ्रू वो लेकर के आता है। ठीक है, ये आ गया और प्रोफाइलर में जाके देखेंगे अगर तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसने सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया, सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, एफ आईडी, एफ नेम, डिपार्टमेंट, सब कुछ, वेयर एम्प्लॉयमेंट टाइप इन पी एंड सी। ठीक है, पी और सी दोनों तरीके के, इसने दोनों तरीके के निकाल के दे दिए, तो इसने अपने हिसाब से क्वेरी बना दी। ठीक है, अब इस क्वेरी को हम अगर हटाना चाहें यहाँ से तो आई डोंट नो कि कितना इसमें वो होता है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो चलिए इसको हटाएंगे नहीं, हम अगला काम करते हैं। इसमें अगला काम क्या करते हैं कि हम अब कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टीज देखते हैं। अब देखते हैं कौन सी क्वेरीज आई। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी चलाओगे यहाँ पे क्वेरीज बढ़ जाएंगी। आप यहाँ पे देखोगे इसने क्या किया, आपके लिए क्वेरी खुद बना दी, सिलेक्ट C1, और ये सारी चीज़ें इसने सारा जो डेटा है वो उठा के ले आया, जो कुछ भी कॉलम उसको दिखाने थे, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, कितने काम किए, कितने वर्कर आवर्स काम किए, आवरली सैलरी क्या थी, फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद क्या किया इसने, एम्प्लॉयमेंट टाइप जो वेयर कंडीशन थी, वेयर एम्प्लॉयमेंट टाइप इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसने NC क्यों लगाया, क्योंकि N वेयर केयर टाइप का है तो N से इसने वो किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेरी बिहाइंड द सीन बना रहा है। तो पहले जो आप क्वेरी लिखते थे वो सारा सिरदर्द आपका इसने ले लिया एंटिटी फ्रेमवर्क में। सो यू आर ऑल फ्री टू डू जस्ट द डेवलपमेंट। आपको सिर्फ डेवलपमेंट करना है, आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट देखनी है, और ये एक फास्ट वे है नया डेवलपमेंट करने का। ठीक है, अब जरा देखते हैं एक और कांड करके, शो परमानेंट फैकल्टी। जब परमानेंट फैकल्टी को देखते हैं तो यहाँ पे कुछ और क्वेरी चल जाएंगी। आप यहाँ पे देखोगे तो P वाली क्वेरी चला दी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप देखना चाहो पहले के भी जो एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं उनको भी ऐसे ही आप देख सकते हो, उनमें भी कई बार जो है ज्वाइंस लगाए होंगे उसने, यहाँ तो ज्वाइन नहीं लगाए, यहाँ पे तो सिर्फ वेयर क्लॉज से काम हो गया, वहां पे ज्वाइंस वगैरह भी लगाए होंगे, सब कुछ किया होगा, तो उसे भी आप देख सकते हो। सो ये था टोटल आज के लिए जो मैंने टेबल पर हायरार्की डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत करनी पड़ेंगी जब आप रियल लाइफ एप्लीकेशन डिजाइन करोगे। कस्टमर आपको डिजाइन डॉक्यूमेंट देगा, डिजाइन डॉक्यूमेंट नहीं अपनी रिक्वायरमेंट्स देगा, तो आप एंटिटीज डिसाइड करोगे और इन एंटिटीज को के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या क्या लेना है उससे और कैसे आप उन एंटिटीज को डिस्टिंग्विश करोगे। ठीक है, इस वजह से जो आपका, अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क केवल इसके सिंटैक्स या इसका यूज करने का तरीका पता होने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, अनटिल कि आपको ER डायग्राम्स के बारे में पता हो, डिजाइन के बेसिक्स पता हो, जो सॉलिड OOPS प्रिंसिपल्स होते हैं, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल, जो पोल्यूटेड इंटरफेस को लेकर के जो आपका इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल है। ठीक है, इस तरह की चीजें जब तक आपको पता नहीं होंगी, यू विल नॉट बी एबल टू डू गुड इवन आफ्टर नोइंग एंटिटी फ्रेमवर्क। बट अगर आप जानते हो उन चीजों को तो एंटिटी फ्रेमवर्क आपके काम को बहुत आसान कर देता है और आपके डेवलपमेंट टाइम को काफी हद तक घटा देता है, एफर्ट्स को भी काफी हद तक कम कर देता है, और गलतियों के चांसेस भी क्या करता है, बहुत कम कर देता है। ठीक है, बिजनेस लॉजिक में ही जो गड़बड़ करोगे आप वो करोगे, बट ये नंबर ऑफ बग्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। एक कोड में जो कि विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क हुआ करती थी, उन बग्स को बहुत ही ड्रास्टिक वे में चेंज कर देता है, डाउन कर देता है एकदम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।